हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। तो आज का जो सेशन है वो सीटेट ईवीएस 1 to 5 का सेशन है और ये सेट 3 सेशन है। ठीक है, इसमें टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चंस मैं बताऊंगी आप लोगों को, वो भी सिलेबस के अनुसार। सिलेबस में आपने जो पढ़ा है, जो देखा, जो कंटेंट, उसी के अकॉर्डिंग मैं ये सेशन रख रही हूँ। ठीक है, और इसके पिछले सेशन में सेट 1 और सेट 2 को अपलोड किया था, तो कृपया आप लोग ज़रूर देखिएगा इस सेशन को। और हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अपने बीजों के प्रसार के लिए पशुओं पर निर्भर करता है? विच प्लांट्स डिपेंड्स ऑन एनिमल्स फॉर सीड डिस्पर्शन? नारियल, आम, मैपल या कपास? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मैंगो। यहाँ पूछ रहा है सीड डिस्पर्शन। तो सीड डिस्पर्शन क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कोई भी सीड किसी एजेंट के थ्रू, एजेंट क्या हो गया यहाँ पे एजेंट एयर भी हो सकता है, एजेंट वाटर हो सकता है, यहाँ पे एजेंट इंसेक्ट हो सकता है, ठीक है, बर्ड हो सकती है, या ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है। तो यह सीड डिस्पर्शन मतलब होता है सीड का चितराना, यानी उसका प्रसार होना। मान लीजिए कोई भी प्लांट्स अगर मान लीजिए फॉरेस्ट में होता है या कहीं भी अननोन जगह पे होता है, तो वहाँ पे हम लोग नहीं लगाते हैं उस सीड को, तो वो किसी एजेंट के थ्रू वहाँ पे सीड चला जाता है। जैसे सपोज डैट मान लीजिए छत पे आपकी माँ गेहूँ को पसा रही है या धूप में सूखने के लिए दी है, कोई बर्ड्स आके क्या करती है, उस गेहूँ को उठा लेती है और अचानक उसको हम भगा देते हैं, तो वो चोंच में गेहूँ लिए लिए उड़ जाती है। अचानक से वो गेहूँ अगर उसका दाना कहीं पे गिर जाए और उस दाना को वो सूटेबल एरिया मिल जाए, कंडीशन मिल जाए, मिट्टी मिल जाए, तो वहाँ पे गेहूँ का प्लांट हो जाएगा, यानी सीड यहाँ पे डिस्पर्स हो गया, वो प्लांट अपने आप हो गया। तो वैसे ही हम लोग मैंगो खाते हैं, तो मैंगो का हम लोग पल्प खा लेते हैं, उसका गुदा खा लेते हैं और उसके सीड को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन जैसे सीड को फेंकते हैं तो कुछ दिनों बाद देखिएगा उस सीड को अगर अच्छा कंडीशन मिल जाता है, मिट्टी अच्छा मिल जाता है, तो वहाँ सीड पे वो मैंगो का सीड जो होता है वो जर्मिनेट करके न्यू प्लांट बन जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं सीड डिस्पर्शन। तो यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अपने बीजों के प्रसार के लिए पशु पर निर्भर करता है? तो मैंगो जो है वो पशु पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि किसी तालाब में सभी जलीय पौधे नष्ट हो जाए तो सबसे पहले किसकी संख्या प्रभावित होगी? इफ ऑल एक्वेटिक प्लांट्स डिसअपियर फ्रॉम अ पॉन्ड, विच पॉल्यूशन विल बी अफेक्टेड फर्स्ट? मछलियां, सांप, मेढक या बगुले? फिशेस, स्नेक्स, फ्रॉग या हीरोन्स? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मछलियां यानी फिश। यानी कि सभी जलीय पौधे नष्ट हो जाए तो सबसे पहले किस संख्या प्रभावित होगी? मछलियां की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र में लगातार अत्यधिक सिंचाई करने से मिट्टी में कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? कंटिन्यूस एक्सेसिव इरिगेशन में कॉज विच प्रॉब्लम्स इन सॉइल? मृदा अपरदन, लवणीयता, वनों की कटाई या भूसंकलन? सॉइल इरोशन, सैलिनिटी, डिफॉरेस्टेशन या लैंडस्लाइड? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सैलिनिटी। यानी कि यहाँ पूछ रहा है कि किसी क्षेत्र में लगातार अत्यधिक सिंचाई करने से मिट्टी की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होगा, यानी कंटिन्यूस एक्सेसिव इरिगेशन होगा, तो मे कॉज विच प्रॉब्लम इन सॉइल? तो मिट्टी में कौन सा प्रॉब्लम होगा? तो उसकी जो लवणीयता क्षमता होती है, यानी कि सैलिनिटी क्षमता जो होती है वो बढ़ जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सभी रेंगने वाले जीव अंडे देते हैं, ऑल रेप्टाइल्स ले एग्स, सभी स्तनधारी 4 पैर वाले होते हैं, यानी ऑल मैमल्स हैव 4 legs, कुछ स्तनधारी जल में रहते हैं, सम मैमल्स लिव इन वाटर, सभी पक्षी उड़ सकते हैं, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ स्तनधारी जल में रहते हैं, सम मैमल्स लिव इन वाटर। यहाँ पूछ रहा है कि ना कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कि ऑल रेप्टाइल्स ले एग, तो ये जरूरी नहीं है कि सभी रेंगने वाले जानवर जो होते हैं ना वो अंडे देते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि सभी मैमल्स के 4 पैर होते हैं। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि सभी बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कुछ स्तनधारी जल में रहते हैं, तो ये राइट आंसर है, कुछ जल में रहते हैं मैमल्स। ठीक है, या कुछ सम के बारे में बात बोल रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, श्वसन प्रक्रिया के दौरान मनुष्य कौन सी गैस बाहर छोड़ता है? विच गैस इज रिलीज बाय ह्यूमंस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 गैस को वो क्या करता है, रिलीज करता है। जैसे कि यहाँ पे रेस्पिरेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग पढ़ते हैं, तो ब्रीथिंग में क्या होता है ना कि जब हम लोग
इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है, और एक्सहेल करते हैं क्या चीज को, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि ऑक्सीजन को इनटेक करना, CO2 को बाहर निकालना, यही प्रोसेस ब्रीथिंग कहलाता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि हम लोग रेस्पिरेशन के दौरान कौन से गैस को बाहर निकालते हैं, रिलीज करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में प्रथम उपभोक्ता है? विच ऑर्गेनिजम्स इज द प्राइमरी कंज्यूमर इन अ फूड चेन? घास, खरगोश, सांप या चील? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी खरगोश। यहाँ पूछ रहा है प्राइमरी कंज्यूमर इन अ फूड चेन, तो हमेशा याद रखना है जब भी हम लोग यहाँ पे फूड चेन की बारे में चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम प्रोड्यूसर के बारे में बात करते हैं, यानी कि प्लांट। अब प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहा जाता है, तो प्लांट्स को कौन खाएगा? प्लांट्स को कौन खाएगा? जो हर्बीवोर होंगे, ठीक है, जैसे कि कुछ इंसेक्ट होंगे, तो यहाँ पे इंसेक्ट भी हो सकता है, हर्बीवोर भी हो सकता है। अब इस इंसेक्ट को, हर्बीवोर को कौन खाएगा? वो कार्निवोर खाएगा। तो ये फूड चेन का एक सिलसिला है। तो यहाँ पूछ रहा है प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा, तो जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा वो यहाँ पे हर्बीवोर ही होगा, ठीक है, यानी जो प्लांट्स को खाने वाले होंगे। तो यहाँ घास तो होगा नहीं, क्योंकि घास तो पहला ही है, मतलब उसको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ सांप है, सांप तो होगा नहीं क्योंकि सांप प्लांट नहीं खाता है। चील, ईगल, ये भी प्लांट नहीं खाता है। तो खरगोश जो है ये आपका प्राइमरी कंज्यूमर है, यानी पहले कंज्यूम करता है प्लांट्स को, यानी कि खरगोश जो है वो हर्बीवोरस है और प्लांट को कंज्यूम करेगा। तो इसे राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री का भार पृथ्वी की तुलना में कम क्यों होता है? वाई इज एन एस्ट्रोनट्स वेट लेस ऑन द मून देन ऑन अर्थ? वहाँ वायु नहीं है, देयर इज नो एयर, वहाँ गुरुत्वाकर्षण कम है, ग्रेविटी इज लेस देयर, वहाँ पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर, वहाँ दिन बड़ा होता है, डे इज लॉन्गर देयर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वहाँ गुरुत्वाकर्षण कम है, यानी ग्रेविटी इज लेस देयर। इसीलिए यहाँ पे बताया जाता है कि चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री का भार पृथ्वी की तुलना में कम होता है, ग्रेविटी कम होने के कारण, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है? विच डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? मलेरिया, डेंगू, हैजा या एड्स? तो यहाँ मैं बता दूं कि मलेरिया तो कभी नहीं होगा, ये बैक्टीरिया के थ्रू नहीं होता है। डेंगू भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो सी यानी कि हैजा, कॉलेरा, ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है। और एड्स ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। अब अगला प्रश्न है, यदि किसी पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगे तो उसमें किसकी कमी हो सकती है? येलोइंग ऑफ लीव्स इंडिकेट्स डिफिशियंसी ऑफ क्लोरोफिल की वायु की, जल की बीज की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल। आपको मालूम होना चाहिए, अगर नहीं भी जानते मैं बता देती हूँ कि पत्ते जो होते हैं, ठीक है, पत्ते का कलर ग्रीन होता है, तो उसमें कौन सा पिगमेंट होता है? ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या है? ग्रीन पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल, जिसके कारण पत्ते का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। अगर मान लीजिए ये पिगमेंट कम पड़ने लगी तो ये पीला होने लगेगा। तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा पिगमेंट कम पड़ने लगे तो ये पीला हो जाता है, येलोइश कलर हो जाता है, तो यहाँ पे क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो वेयर इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी फाउंड? हाथ का, कान का, पैर का या गर्दन का? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईयर, यानी कान का। कान का हड्डी जो होता है ना, सबसे क्या होता है? सबसे छोटी हड्डी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो जांग का हड्डी होता है यानी पैर का हड्डी, जांग का, वो सबसे बड़ी हड्डी होता है यानी फीमर। स्टेपिस बोला जाता है आपका कान का, और फीमर बोला जाता है जांग की हड्डी, जो सबसे बड़ी हड्डी होती है, और छोटी हड्डी होती है कान की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायता करता है? विच ऑर्गेनिजम्स हेल्प कीप द इन्वायरमेंटल क्लीन? गिद्ध, शेर, हिरन या खरगोश? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गिद्ध, वल्चर। इसका वेंजर के नाम से जानते हैं, वल्चर। ये क्या करता है ना, वल्चर जो होता है, मान लीजिए इन्वायरमेंट में अगर कोई भी डेड ऑर्गेनिजम्स है, अगर उसको कोई एनिमल्स नहीं खाते हैं तो उससे क्या होगा? उसका स्मेल बढ़ेगा और हमारे इन्वायरमेंट क्या होगा? क्लीन नहीं हो पाएगा। तो गिद्ध जो होता है ना, वो डेड बॉडी को क्या करता है? खा लेता है। बैक्टीरिया उसको एक तरह से डिकम्पोज करता है और ये डेड बॉडी को ये वल्चर खा लेता है। तो इस तरह क्या होगा ना, उसका सफाई हो जाता है डेड बॉडी का। इससे हमारे, जब हमारे इन्वायरमेंट में ऐसा काम होगा तो इन्वायरमेंट क्या होगा? क्लीन होगा, ठीक है। इसलिए राइट आंसर गिद्ध है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है?
विच प्लैनेट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्स को हम लोग रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं। बहुत इजी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में घुलनशील नहीं है? विच सब्सटेंस इज इनसॉल्युबल इन वाटर? नमक, चीनी, रेत या फिटकरी? जो पानी में घुलनशील नहीं है ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर है, यानी बालू। बालू जो होता है वो पानी में घुलनशील नहीं होता है, ठीक है। ये चीनी हो जाता है, फिटकरी होता है, नमक होता है, लेकिन रेत यानी सैंड नहीं होता है। अगला प्रश्न है, बीज अंकुरण के लिए निम्न में से कौन सी स्थिति सबसे उपयुक्त है? विच कंडीशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर सीड जर्मिनेशन? यहाँ पूछ रहा है कि सीड जर्मिनेशन का मोस्ट सुटेबल कंडीशन कौन सा है? सूखी और ठंडी मिट्टी, ड्राई एंड कोल्ड सॉइल, नम एवं गर्म मिट्टी, बहुत गर्म मिट्टी, या केवल सूर्य का प्रकाश? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नम एवं गर्म मिट्टी। अगर मान लीजिए हम सीड को जर्मिनेट कर रहे हैं तो मिट्टी क्या होनी चाहिए? वो मॉइस्ट होनी चाहिए और थोड़ा वार्म होना चाहिए सॉइल, ठीक है। तो इसी कंडीशन पे हम क्या कर सकते हैं, सीड को जर्मिनेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी क्षेत्र में सभी कीट समाप्त हो जाए तो सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ेगा? इफ ऑल इंसेक्ट डिसअपियर फ्रॉम एन एरिया व्हाट विल बी अफेक्टेड द मोस्ट? परागन यानी पॉलिनेशन, चट्टाने, पर्वत या समुद्र? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलिनेशन। यहाँ पूछ रहा है कि अगर किसी एरिया में कीट समाप्त हो जाए, यानी कि इफ ऑल इंसेक्ट डिसअपियर फ्रॉम एन एरिया व्हाट विल बी अफेक्टेड द मोस्ट, तो क्या किस पर प्रभाव पड़ेगा? तो पॉलिनेशन पर प्रभाव पड़ेगा। अगर मान लीजिए कीट नहीं रहेंगे तो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, और पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, सेल्फ और क्रॉस, ठीक है। तो पॉलिनेशन में इंसेक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है? विच कंपोनेंट्स कैरी ऑक्सीजन इन द बॉडी? प्लेटलेट्स, लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण या प्लाज्मा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीसी। आरबीसी यानी लाल रक्तकण, ये क्या करता है? बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है, यानी कि ये ट्रांसपोर्टर होता है। एक तरह से हम ब्लड कह सकते हैं। ब्लड क्या होता है? ट्रांसपोर्टर होता है, और इस ब्लड में जो आरबीसी होता है ना, वही ऑक्सीजन को कैरी करके पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाना किस प्रकार का परिवर्तन है? कंजर्वेशन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इज अ फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है कि टेम्पोररी चेंज है कि रिवर्सेबल चेंज है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये एक केमिकल चेंज है। दूध से दही का बनना ये केमिकल चेंज है, ये हमेशा याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ फसल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ फसल? गेहूं है कि सरसों है कि चना है कि धान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पैडी। खरीफ फसल, पैडी मतलब धान। तो हमको याद रखना है कि खरीफ जो होता है ना, उसके लिए वाटर ज़्यादा चाहिए, एक्सेस वाटर, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप जो होता है ना, इस मौसम में जो भी प्लांट्स लगा जाते हैं ना, तो उसमें पानी की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो धान यानी पैडी, यानी पैडी से क्या बनता है? चावल यानी राइस बनता है, और चावल की खेती के लिए हमें क्या चाहिए? पानी ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे खरीफ फसल में यहाँ पे धान होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल परागन करने वाले जीवों का है? विच ग्रुप कंसिस्ट ओनली अ पॉलिनेटिंग ऑर्गेनिज्म? मधुमक्खी, तितली, कौवा, गीद, सांप, छिपकली या बकरी या गाय? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मधुमक्खी और तितली, क्योंकि बी और बटरफ्लाई ये क्या है? इंसेक्ट है, इंसेक्ट। और इंसेक्ट पॉलिनेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वायु में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? विच गैस इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट अमाउंट इन एयर? ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का अमाउंट जो होता है 78% होता है एटमॉस्फेयर में, ये सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का होता है 21% और CO2 का होता है 0.03%, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि किसी खाद्य श्रृंखला से घास समाप्त हो जाए तो सबसे पहले कौन प्रभावित होगा? इफ ग्रास डिसअपियर फ्रॉम अ फूड चेन हु विल बी अफेक्टेड फर्स्ट? शेर, सांप, हिरन या चील? यहाँ पूछ रहा है घास समाप्त हो जाए, तो अभी भी हमने बताया आपको कि घास जो होता है वो प्लांट होता है, ठीक है। ये प्लांट यानी प्रोड्यूसर, सबसे पहले हम लोग प्रोड्यूसर को रखते हैं और प्रोड्यूसर में प्लांट आता है, ठीक है। लेकिन यही प्लांट अगर खत्म हो जाए तो क्या होगा? हु विल बी अफेक्टेड फर्स्ट? कौन अफेक्ट करेगा? शेर, सांप, हिरन या आपका गिद्ध यानी चील? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिरन, क्योंकि हिरन जो होता है ना वो हर्बीवोर होता है, हर्बीवोर
भोर होता है। और हर्बीवोर क्या खाते हैं, वो प्लांट्स ईटर होते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। और यही प्लांट अगर खत्म हो जाएगा तो सबसे बड़ा इफेक्ट हिरन पर ही पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव अपने वातावरण के अनुसार रंग बदल सकता है? विच ऑर्गेनिजम्स कैन चेंज इट कलर अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग्स? गिरगिट यानी चिमैलियन, सांप, स्नेक, खरगोश, रैबिट, गिलहरी, स्क्वायरल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिमैलियन। गिरगिट जो होता है ना, गिरगिट, ये अपना क्या करता है, रंग बदलता है। ठीक है, हम लोग अपनी भाषा में इसको टिकटिकिया बोलते हैं या छिपकली बोलते हैं। ये क्या करता है, अपना कलर बदलता है। और कलर क्यों बदलता है? अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, जल को उबालने से क्या होता है? व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज बॉइल्ड? सभी अशुद्धियां हट जाती है। ऑल इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड। रोग जनक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। डिजीज कॉजिंग जर्म्स आर किल्ड। जल मीठा हो जाता है। वाटर बिकम स्वीट। जल का रंग बदल जाता है। वाटर चेंज कलर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोग जनक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। डिजीज कॉजिंग जर्म्स आर किल्ड। पानी को जब भी उबाल के पीते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये सोचते हैं कि पानी को उबाल के क्यों पीना चाहिए। तो उबाल के पीने का यही रीज़न है कि उसमें जो जीवाणु होते हैं, निरोगजनक जो बीमारी फैलाने वाले जीवाणु होते हैं, वो किल हो जाते हैं, जर्म्स किल हो जाते हैं। वो हाई टेम्परेचर होगा जिसके कारण क्या होगा, जर्म्स मर जाएंगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी पौधे को लगातार अधिक पानी दिया जाए तो क्या हो सकता है? व्हाट मे हैपन इफ अ प्लांट इज ओवर वाटरेड कंटिन्यूसली? पौधा अधिक फल देगा, जड़ें सड़ सकती हैं, पत्तियां मोटी हो जाएंगी, पौधा बहुत ऊंचा हो जाएगा। इट विल बियर मोर फ्रूट्स, रूट्स में रोट, लिप्स विल बिकम थिक, प्लांट्स विल बिकम वेरी टॉल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जड़ें सड़ सकती हैं, रूट्स में रॉट। तो हमारे माइंड में हमेशा आता है कि हम लोग जब पानी को पौधे में लगातार डालते हैं, ठीक है, लगातार डालते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि पानी जितना डालेंगे पौधा उतना ही ग्रो करेगा। नहीं, अगर आप ओवर डोज पानी दीजिएगा, ओवर वाटरेड पानी दीजिएगा, तो मिट्टी के अंदर जो प्लांट्स की जड़ें होती हैं ना, वो सड़ सकती हैं, खराब हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव रात्रिचर यानी नॉकट्यूरनल है? विच इज नॉकट्यूरनल एनिमल, यानी जो रात को निकलता है। ठीक है, कबूतर, गौरैया, उल्लू या गिलहरी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उल्लू। आपको मालूम है कि उल्लू को क्या होता है, उल्लू को रात में दिखाई देता है, रात में दिखाई देता है उल्लू को, तो इसीलिए ये नॉकट्यूरनल रात्रिचर जीव है उल्लू। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया द्वारा बादल बनते हैं? क्लाउड्स आर फॉर्म बाय विच प्रोसेस? वाष्पीकरण, संघनन, जमाव या गलन? एवोपरेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग या मेल्टिंग? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के थ्रू क्या किया जाता है, ये बादल बनाता है। वाटर साइकिल में जहाँ पढ़े होंगे, वाटर साइकिल में, तो कंडेंसेशन प्रोसेस में बादल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि यहाँ पे संघनन में बादल बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, शरीर में पाचन के बाद भोजन का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? वेयर डज एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मेनली अकर? मुख में, आमाशय या छोटी आंत में कि बड़ी आंत में? तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। हमेशा याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा साइट है जहाँ पे फूड का क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। कंप्लीट यानी पूरा डाइजेशन कहाँ होगा आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन जब स्टार्ट की बात करें कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो स्टार्ट होगा आपका माउथ से। ठीक है, और खत्म कहाँ पे होगा फूड का कंप्लीट डाइजेशन, ये होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर? भूकंप, बाढ़, सूखा या सड़क दुर्घटना? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सड़क दुर्घटना। यानी कि रोड एक्सीडेंट जो होता है ना, वो नेचुरल डिजास्टर नहीं है। ठीक है, अब बाकी अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉप, ये नेचुरल पर डिपेंड करता है, नेचर पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, पौधों की जड़ें पर उपस्थित गांठें यानी नॉड्यूल्स किस फसल में पाई जाती है? रूट नॉड्यूल्स आर फाउंड इन विच क्रॉप? गेहूं, धान, मटर या मक्का? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मटर। यानी कि नॉड्यूल्स जो होता है ना, आप दाल की प्लांट देखे होंगे, दलहन प्लांट, जिसको ल्यूमिनस प्लांट कहा जाता है, दाल, इसकी जड़ में एक गांठ होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इस जड़ में इसी को नॉड्यूल्स कहते हैं, गांठ को। और इस गांठ में क्या होते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, बैक्टीरिया। ठीक है, जितने भी दलहन वाले प्लांट होते हैं ना, उसमें ऐसा गांठ देखा जाता है, नॉड्यूल्स। जैसे कि मटर हो गया, बहुत सारे ऐसे, अरहर हो गया,
इसको हम लोग लिगुइनस प्लांट के नाम से जानते हैं, और इसके जड़ में गांठें बनी होती है वाइट कलर की। तो इसका राइट आंसर मटर होगा। अगला प्रश्न है यानी लास्ट, ईवीएस शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण यानी फील्ड विजिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फील्ड विजिट इन ईवीएस? मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट, प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा अधिगम, लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस, गृह कार्य देना, गिविंग होमवर्क, परीक्षा की तैयारी, एग्जाम प्रिपरेशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा अधिगम यानी लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस। यानी फील्ड विजिट करना मतलब इसमें क्या होगा, इसका मुख्य उद्देश्य कि इसमें डायरेक्ट किसी चीज़ से कांटेक्ट होगा, प्रत्यक्ष अनुभव होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इस सेशन को जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।